Hello everyone and welcome back to RS Only. So today we will be having our second session of economic PYQs. ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं योर बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी. दो टाइप की पॉलिसीज होती है हमारे इंडिया के अंदर, फिस्कल एंड मॉनेटरी. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज, जो कि है 2024 का क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो, आपसे फैक्चुअल चीज नहीं पूछ रहा है अभी. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक एनालिसिस है. एनालिसिस कैसे, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा. ठीक है, आपने कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े होंगे. ठीक है, सीपीआई वाला पढ़ा होगा, डब्ल्यूपीआई वाला पढ़ा होगा. राइट नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक इन डेप्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है. व्हाट इज द क्वेश्चन? Which of the following statements is or are correct? What is it asking? Correct in respect of inflation in India. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन इंडिया? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी. क्या बोल रहा है? कोर इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर फूड की और एनर्जी की प्राइसेस इंक्लूड होती हैं. कल भी हमने डिस्कस किया था दैट कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स food and fuel prices. ठीक है, it excludes your food and fuel prices. right? जब भी हम core inflation को नापते हैं, whenever we measure the core inflation at that particular time from that basket of goods, उसमें core inflation के अंदर आपके फूड और फ्यूल के प्राइसेस इंक्लूड नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है उसमें जितनी भी आइटम्स हैं इंक्लूडिंग योर फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड. ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इट गिव्स यू द रियल सेंस ऑफ इन्फ्लेशन विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, विच इंक्लूड्स योर फूड एज वेल एज फ्यूल प्राइसेस. जो भी एनर्जी और फूड के प्राइसेस है वो भी इंक्लूडेड होते हैं. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, दैट इट एक्सक्लूड्स फूड इन्फ्लेशन. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग अगेन. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर वॉलेटाइल इन नेचर देन कोर इन्फ्लेशन. क्या बोल रहा है ये कि भाई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट करती है वो, रादर देन योर कोर इन्फ्लेशन. तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है ये. Why? Because headline inflation जब होती है it includes your food and fuel prices, right? So when the food and fuel prices are included, और वो prices क्या है, बहुत ज्यादा fluctuate होते हैं. फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस हैं, आज अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लो 2013 से लेकर और आज 2024 के अंदर देयर इज अ ह्यूज गैप. ओके, सो फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, और क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में वो इंक्लूड होता है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी, रादर देन योर कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन जिसमें वो चीजें इंक्लूडेड ही नहीं है तो उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी ही नहीं, ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे ही नहीं. right? So this statement is what? This statement is correct. Why? Because headline inflation, it includes food and fuel prices which are volatile in nature. That is why headline inflation becomes volatile rather than your core inflation, which does not includes it. That is why it is more stable as compared to your headline inflation. ठीक है? So this statement becomes what? This statement becomes correct, and our correct answer becomes your option number 2. That is only C. I hope this question is clear to everyone. आगे चलते हैं हमारे next question की तरफ. Again our next question is of 2024. 2024 का ये question क्या कह रहा है? Which of the following is not associated with financial sector reforms in India initiated after 1991? क्या बोल रहा है ये कि इनमें से कौन से वो एक्ट्स हैं जो या रिफॉर्म्स हैं जो आपके 1991 के क्राइसिस के बाद में आए थे इंडिया के अंदर, which were formed on the basis of that particular situation which happened in India. आप सबको पता है 1991 के अंदर इंडिया में क्या आया था, एक there was an economic crisis, right? What was there? There was an economic crisis. इसको टैकल करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे? We brought the LPG reforms, right? एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम लेकर आए थे.
उसी से रिलेटेड ये क्या पूछ रहा है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया इनिशिएटेड आफ्टर 1991। ये किस सेक्टर की बात कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स कब इनिशिएट हुए हो, 1991 के इस क्राइसिस के बाद में, ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं FRBM एक्ट, दैट इज योर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एक्ट कब आया, दिस एक्ट केम इन 2003। 2003 में ये एक्ट क्यों आया, ये हमारी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी उसको रेगुलेट करने के लिए, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उसको और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज इनिशिएटेड, दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज मेड, ठीक है। तो ये इसका इन रिफॉर्म्स से क्या लेना देना, राइट। दिस एक्ट डज नॉट हैज एनी एसोसिएशन विथ your financial sector reforms in India which were initiated after 1991 का crisis, right? So your correct option will be option number 1 only, ठीक है। But still we will be discussing the other options as well, ठीक है। Other options में देखो, फर्स्ट सबसे पहले क्या है आपका सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट जो था वो प्राइमरीली जो आपके एनपीएस थे, एनपीए क्या होते हैं, व्हाट आर योर एनपीएस, NPA are your नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब ऐसे लोन्स जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रिकवर नहीं कर पा रही है, जो रीपे नहीं हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या बन गए, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए, ठीक है। ना तो उनके ऊपर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ना उस लोन का रीपेमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो ये जो एक्ट आया सरफेसी एक्ट आपका, ये इन एनपीएस का जो कंडीशन था उसको रेगुलेट करने के लिए आया कि भाई इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस तरीके से इसकी रेगुलेशन हो ताकि गवर्नमेंट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी जल्द से जल्द कर पाए। दिस वाज द मेन एजेंडा ऑफ योर सरफेसी एक्ट। सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत बड़ा सा नाम है, बट इसका सिंपल काम जो था वो यही था जो मैंने अभी आपको बताया। जो भी आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे उनसे रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क थे, उनकी लीगल फ्रेमवर्क, उनकी रिकवरी के लिए उसको एक तरीके से फॉर्मुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक। उसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है, देखो कैपिटल एडिक्वेसी जो है ना, बेसिकली वो इंश्योर करता है कि बैंक के पास इतना सफिशिएंट कैपिटल हो कि अगर उसके पास कोई भी लॉसेस हो रहे हैं तो वो उसको अब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है कि भाई बैंक के पास में इतने अश्योर्ड एसेट्स हों कि अगर उसके पास कोई भी लॉसेस हो रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर लॉसेस वो जो बैंक है वो पोटेंशियली अब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है। उसके अलावा आपके एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स हैपन एज अ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आफ्टर योर 1991, ठीक है। सो दीज थ्री ऑप्शंस वी आर नॉट कंसिडरिंग। व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, इट इज योर FRBM एक्ट। एंड सपोज करो अगर इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आता है दैट which of the following is associated with financial sector reforms in India initiated after 1991. So all of these three are associated with it, right? All these three are associated with it. So your correct option would become 1, 2, 3 and 4 if the question is changed. Okay? I hope this question is clear to everyone. Again, this question was of 2024. अब आप लोग ये देख सकते हो कि भाई हमारे जो questions बन रहे हैं वो अब इस तरीके से नहीं बन रहे हैं कि डायरेक्ट फैक्ट आपसे पूछा जाए, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच यू हैव ग्रास्प्ड द थिंग्स, ओके, हाउ मच यू हैव ग्रास्प्ड द थिंग्स। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, द मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया इज। क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, दैट विच इज रजिस्टर्ड, ठीक है, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन, जिसका कोई प्रूफ है हमारे पास में, जो एक प्रॉपर सेटअप के अंदर है, अनऑर्गेनाइज नहीं है,
ठीक है, क्या है एक प्रॉपर सेटअप का जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इंडिया में, उसमें से सबसे वॉलेटाइल कौन से हैं इन सब में से। वॉलेटाइल का मतलब जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, जिसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी है वो कम है, वो लेस सिक्योर है, ठीक है। तो इनमें से क्या है सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, जैसे ही आप देखोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, आपके जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं, राइट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है इट इज नॉट दैट मच वॉलेटाइल। देन योर कमर्शियल बिल मार्केट, अब कमर्शियल बिल मार्केट जो होता है उसमें डिस्काउंटिंग ऑफ चलती है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सो वॉलेटाइल। देन कम्स योर कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट जो होता है ना, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वॉलेटाइल, बिकॉज यहाँ पर जो है लेंडिंग और बोरिंग कैसे हो रही है, इट इज लाइक फॉर अ डे, ठीक है, इस तरीके से होती है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं बिटवीन योर बैंक्स। जो भी आपके बैंक्स हैं उसके बीच में बहुत शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम इवन अ सिंगल डे, कुछ घंटों के लिए भी हो जाता है ये चीज, ठीक है। और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो होती है, इंटरेस्ट रेट बोल लो या फिर आपकी कॉल रेट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। जो आपकी कॉल रेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलर मार्केट अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, ओके। देन योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, सीडी मार्केट जो है आपका, सीडीज, दैट इज ऑल्सो नॉट एज वॉलेटाइल एज योर कॉल मनी मार्केट, ठीक है। ये क्या है, किस तरीके से, इनके ऊपर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, दैट व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, व्हाट ऑल दीज यू नो what all these components of your organized money market are, ठीक है। So I hope आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो कि भाई हमारा जो कॉल मनी मार्केट है इट इज द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट, बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो है लोन्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, और ये जो कॉल रेट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इसकी वजह से फ्लक्चुएट होती है। कॉल रेट्स क्या होती हैं आपकी, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या है आपकी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन आपके 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड द 4% इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया विद टॉलरेंस लेवल ऑफ प्लस और -2% फॉर द पीरियड 2016 to 21। कौन करता है इसको फिक्स, इन्फ्लेशन टारगेट को कौन फिक्स करता है, किसने फिक्स किया 4% का इन्फ्लेशन टारगेट विद टॉलरेंस ऑफ +2 या -2, मतलब 4 से 6 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, ठीक है। इसका +2 -2 का मार्जिन टारगेट किसने फिक्स किया, इट इज फिक्स्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। रिजर्व बैंक का हाथ होता है, बट अल्टीमेटली दिस इज फिक्स्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये तो आरबीआई फिक्स करेगा, नहीं, दिस इज द वर्क ऑफ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो आपका जो आरबीआई जो है वो क्या करता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स को क्या करता है, मैनेज करता है, यस और नो। आरबीआई का यही तो काम है ना, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज दिस वर्क ओनली आरबीआई टू मैनेज योर व्हाट, टू मैनेज योर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट सेट्स द इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। दो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करती है, बट अल्टीमेटली हु विल फिक्स दिस टारगेट, इट विल बी फिक्स्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर 2016। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस इफ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी कब। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, whatever basket of goods and services the consumer is taking, ठीक है, उससे हमारा क्या निकलता है, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, ठीक है। अब उसकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज कब होगी, इफ द बैंक रेट इज डिक्रीज्ड। क्या बोल रहा है ये कि अगर बैंक रेट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, इट इज द रेट एट विच जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो आपकी जो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है,
उसको उसको जो मनी है वो लेंड करता है, ठीक है, दैट इज योर बैंक रेट, ठीक है। अब अगर ये बैंक रेट कम हो जाएगी, सो अ लोअर बैंक रेट विल लीड टू व्हाट, विल मेक इट चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यस और नो। अगर ये बैंक रेट कम हो जाएगी, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक से और जो हमारे कमर्शियल अदर बैंक्स हैं उनको बोरो करना चीप हो जाएगा, तो वो ज्यादा मनी बोरो करेंगे, और अगर वो ज्यादा मनी बोरो करेंगे तो फिर वो लोगों को लेंड भी ज्यादा करेंगे, यस और नो। इफ द मनी विल बी बोरोड मोर, सो द बैंक इट विल लेंड ऑल्सो मोर, वो बहुत सारे लोन्स दे देगा, यस और नो। सो व्हेन द मनी इज लेंडेड मोर, जब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा आ जाएगा, सो अगेन आपकी जो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, यस और नो। और जैसे स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो जो डिमांड थी वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो उतनी ही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वापस से आपका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे जो इन्फ्लेशन रेट होता है आपका वो क्या होगा, बढ़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? एक बार और समझते हैं हम। बैंक रेट अगर डिक्रीज हो रही है, बैंक रेट क्या है, व्हाट पोटेंशियली बैंक रेट इज, बैंक रेट वो रेट है जिससे आपका जो आरबीआई है और आपके बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 एंड बैंक 4, ठीक है, आरबीआई है और छोटे छोटे बैंक्स हैं, तो ये जो बोरोइंग रेट होती है, मतलब बोरोइंग रेट फ्रॉम आरबीआई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है, जिसके ऊपर आपके जो बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं, किससे, आरबीआई से। तो अगर ये बैंक रेट कम हो जाएगी, ठीक है, इफ दिस बैंक रेट इट विल डिक्रीज, ठीक है, तो इनके लिए ये पैसे बोरो करना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी 2% की बैंक रेट है, ठीक है, और इन्होंने 1% कर दी, 2% से इन्होंने 1% कर दी, तो अगर इसने 100 रुपए बाय किए तो 100 रुपए का 1% तो 1 रुपी लगेगा, अब इसको पहले 2 रुपी लग रहा था, राइट, तो ये क्या हुआ, बैंक रेट डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो उससे क्या, पैसे इनको क्या 1 रुपए देना है अब वापस में, ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर। तो बैंक रेट जब कम हो जाती है तो यहाँ पर बोरोइंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बैंक्स फिर ज्यादा मनी बोरो करेंगे, ऑल द बैंक्स विल बोरो मोर मनी, और जब सब बैंक्स के पास में ज्यादा मनी आ जाएगा बोरो किया हुआ, तो ये फिर उस ज्यादा मनी को बहुत सारे अपने जो भी कस्टमर्स होंगे उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, यस और नो, बहुत सारा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब ज्यादा लोन प्रोवाइड होगा तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा आ जाएगा, यस और नो, द मनी सप्लाई इट विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, सब तरफ पैसा ही पैसा, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स तो उतनी ही है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो उतनी ही है, राइट। सो जब ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो सप्लाई तो उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो उन चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, उनके दाम बढ़ जाएंगे, एंड इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू an increase in the inflation rate on your consumer price index. I hope it is clear to you people. So your first option is the correct option for this question. ठीक है, उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, उससे मेजरली आपका जो वो मार्केट है उस पर कोई मेजर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके जो कंज्यूमर्स है उनके ऊपर। सिमिलरली आपका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इफ इट इज इंक्रीज्ड, दैट इज आल्सो नॉट, यहाँ पर क्या होता है, एक सर्टेन लिक्विडिटी बनानी पड़ती है उनको, लिक्विड एसेट्स के अंदर एक सर्टेन रेशियो उनको बनाना पड़ता है, बैंक वाले जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, उनको अपने जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें कुछ लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं, जैसे कैश हो गया आपका, ठीक है, आपका गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, बिफोर इट हैज टू लेंड मनी टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है किसके ऊपर, लेंडिंग के ऊपर, और अगर लेंडिंग नहीं होगी तो बैंक जो मनी सप्लाई है वो नहीं बढ़ेगा, और मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो नहीं बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च क्या करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन रेपो रेट इट इज नॉट नेसेसरी, राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट।
सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, वेयर विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, सो आई होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर आरएएस प्रिपरेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।